तीसरा आता है EIA रिपोर्ट मसौदा। ये एक संक्षिप्त रिपोर्ट है जो केवल मुख्य पर्यावरण मुद्दों के लिए या मुद्दों के समाधान तक ही सीमित रहता है। हम अभी कुछ बताते हैं जो नीचे इसके अंतर्गत जो आते हैं, यानी EIA रिपोर्ट जो है इसका एक प्रारूप या स्वरूप होता है जिसमें विभिन्न घटक होते हैं। उसको हम लोग कैसे जानते हैं, तो इसके विभिन्न घटकों में कुछ आती हैं, जैसे कि EIA रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं, दूसरा इसमें आता है कार्यकारी रिपोर्ट जो है, तीसरा आता है परियोजना वर्णन, चौथा आता है आधार रेखा सूचना, यानी जो EI रिपोर्ट है इसकी जो मुख्य बातें होती हैं उन मुख्य बातों में पहला होता है कार्यकारी रिपोर्ट, दूसरा होता है परियोजना वर्णन, तीसरा होता है आधार रेखा सूचना, चौथा होता है पर्यावरण संप्रभावों की पहचान। अब जो हमारे पास पर्यावरण जो पर्यावरण संप्रभावों की जो पहचान है, इसमें सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है ये हम जानते हैं। दूसरा, संप्रभावों की जो प्रारूप है वो क्या है। तीसरा, अब जो हमारे पास ये जो संप्रभावों के जो प्रारूप होते हैं, इन प्रारूपों में हम लोगों को कुछ चीज़ें जाननी होती हैं, जिसमें पहला आता है सामाजिक आर्थिक प्रारूप, दूसरा होता है जैविकी और भौतिकी रासायनिक प्रारूप, तीसरा होता है सांस्कृतिक प्रारूप, चौथा होता है प्रत्यक्ष संप्रभाव प्रारूप, पांचवा होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष संप्रभाव प्रारूप, छठा होता है संचयी प्रारूप,
अब प्रारूपों के बाद तीसरा जो हम बताया कि तीसरे वाले में पहला उद्देश्य हो गया, दूसरा संप्रभावों के प्रारूप हो गए, तीसरे वाले में आता है संप्रभाव अभिनिर्धारण एवं तुलना। इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पहला होता है चेकलिस्ट। दूसरा होता है मैट्रिक विधियां, यानी किस जो हम लोग अभी निर्धारण कर रहे हैं, जो तुलना कर रहे हैं, वो किस तरीके से करेंगे। तो पहला हम उसको चेक लिस्ट से कर सकते हैं, फिर दूसरा आएगा मैट्रिक विधि से, तीसरा आता है नेटवर्क विधि से, अब ये पहला उद्देश्य हो गया, फिर हो गया संप्रभावों के प्रारूप, तीसरा संप्रभाव अभिनिर्धारण एवं तुलना, ये तुलना करने की विधि है। अब चौथा आता है संप्रभाव पूर्व घोषणा। जिसमें आता है संप्रभाव की मात्रा, दूसरा आता है संप्रभाव प्रसार, तीसरा आता है संप्रभाव अवधि, चौथा आता है संप्रभाव क्रम विन्यास विधि। अब पांचवा की बात कर लें। ये सभी जो है हमारे EI रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं, और उन मुख्य बातों में हम लोगों ने कहा कि कैसे हम लोग उस EI रिपोर्ट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, किस प्रकार से देखेंगे, उसकी कौन कौन सी विधि हैं। पांचवा आता है विकल्पों का विश्लेषण, छठा होता है नीति और वैधानिक ढांचे का पुनरीक्षण, छठा होता है, सातवां होता है अनुप्रेक्षण क्रियाविधि, आठवां होता है ऑडिट डिजाइन, अब EIA के साथ जो रिपोर्ट आएगी उसके साथ आप क्या क्या जोड़ेंगे, यानी उसके साथ जोड़ी जाने वाली जो वस्तुएं हैं उसमें क्या आएगी, उसमें आएगा मानचित्र चित्र, दूसरा आएगा
आकाशीय फोटो यानी ऊपर से जो हम लोग सेटेलाइट से जो फोटोज लेते हैं उसको। तीसरा आता है अन्य युक्तियाँ, जैसे चित्र, आरेख, जलवायु संबंधी, मौसम संबंधी, जलशास्त्रीय आंकड़े, वनस्पति और प्राणी जात पर जो आंकड़े आते हैं वो, वायु जल और जो शोर है उसकी गुणवत्ता की जो जानकारी है उसकी आंकड़े, श्रवण दृश्य या इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो उसमें आती हैं। और आखिरी में आता है EIA जो रिपोर्ट है उसका संदर्भ कैसे लेते हैं। तो इसमें जो संदर्भ है उसको देखने के लिए जो प्रकाशंस हैं या जो लेखन है या प्रकाशन तिथि है, इस सब जो प्रकाशन संबंधित जो भी जनरल में कोई चीज़ छपा है वो हो गया, किसी अंक किसी पृष्ठ पे कोई जानकारी है वो हो गया। तो इस प्रकार से प्रकाशन को हम लोग समझते हैं। अब चौथा आता है प्रशमन उपाय। प्रशमन उपाय जिसे मिटिगेटिंग मेजर्स कहते हैं। अब प्रशमन उपाय क्या होता है? प्रशमन उपाय एक ऐसा उपाय जिसमें विकास कार्यकलापों के कारण पैदा हो सकने वाले संभावी पर्यावरणीय दुष्परिणामों को कम करते हैं। यानी जो प्रशमन उपाय है उसमें पर्यावरण पर जो दुष्परिणाम हैं उसको कम करने वाले सभी उपाय प्रशमन उपाय कहलाते हैं। उनसे बचाव करते हैं और उन्हें दूर करते हैं। यानी पर्यावरण पर जो दुष्परिणाम पड़ते हैं, जो दुष्परिणाम पड़ने वाले हैं उसको कम करते हैं। ऐसे उपाय जो उस दुष्परिणाम को कम करते हैं, उस दुष्परिणाम से बचाते हैं और उन्हें दूर करते हैं, उन्हें हम प्रशमन उपाय कहते हैं। अब इनका उद्देश्य होता है कि जो परियोजना है उनके लाभों का अधिक से बढ़ावा हो, यानी उनसे उस परियोजना से अधिक से अधिक लाभ मिले। उसके कारण हो सकने वाले जो अवांछनीय संप्रभाव हैं उनको न्यूनतम किया जाए। विकास प्रस्तावों के कुछ सामान्य पहलू जिनके लिए विकल्पों पर विचार करना जरूरी है उनमें भी आते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, स्थान हो गया, ईंधन हो गया, कच्ची सामग्री हो गया, डिज़ाइन हो गया, समय सारणी हो गया, आर्थिक कारण हो गया। ये सब सभी जो है ये विकल्प हैं। ये इनके कार्य जो है इनको इनमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये विकल्प होते हैं, इनके द्वारा भी हम प्रशमन उपाय कर सकते हैं। अब जो पर्यावरण है उसको निम्न करने के लिए या उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रशमन तैयार किया जाता है। और प्रशमन तैयार करना बहुत से मामलों में एक उपयोगी प्रयास हो सकता है, लेकिन परियोजना विशेष से संबंध हानिकर जो पर्यावरण संप्रभाव हैं उनको परिसीमित करने हेतु इसके एक मानक परिचालन प्रक्रिया नहीं माना चाहिए। यानी जो प्रशमन उपाय अपनाए गए हैं उन उपायों का कोई मेजरमेंट नहीं है कि नहीं इतना ही मानक होना चाहिए, इस मानक से इस पर मानक से नहीं। बस ये है कि जो उपाय है उससे पर्यावरण में जो संप्रभाव हो रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है, जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम से कम हो रहा है, कम होना चाहिए। उस जो प्रभाव है उसमें कमी होनी चाहिए, जो नुकसान हो रहा है उससे बचाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारे जो है प्रशमन उपाय होते हैं। अब प्रशमन उपाय कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं, जैसे क्षतिपूर्ति उपाय, यानी इनके द्वारा अपरिहार्य जो हानिकारक
जो संप्रभाव हैं उनकी क्षतिपूर्ति की जाती है। अब जो क्षतिपूर्ति करने के तरीके होते हैं उनमें कुछ हैं, जैसे कि हानिग्रस्त संसाधनों की पुनः पूर्ति करना, जो विस्थापित बस्तियां हैं यानी जो विस्थापित हो चुके लोग हैं उनका पुनर्वास करना, प्रभावित व्यक्तियों को हर्जाना दिया जाना, ये सभी जो है कि प्रशमन उपाय हैं। तो ये जो हमने बताया कि विस्थापित बस्तियों का पुनर्वास करना, प्रभावित व्यक्तियों को हर्जाना दिया जाना या हानिग्रस्त जो संसाधन है उनकी पुनः पूर्ति करना, ये सभी क्षतिपूर्ति उपाय हैं। कौन से हैं ये क्षतिपूर्ति उपाय हैं। अगला आता है सुधारकारी उपाय। सुधारकारी उपाय मतलब जो हानिकारक संप्रभाव हैं उनको स्वीकार्य स्तर तक कम करने वाले जो भी हमारे सुधारवादी उपाय हैं, इन सुधारवादी उपायों से संप्रभावों को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए अपनाया जाता है और उपयोग में लाए जा सकने वाले सुधार उपायों के जो भाग हैं उसमें जैसे पहला ये हो सकता है कि प्रदूषण नियंत्रण जो युक्ति है उसको लगाया जाए। बहिस्राव जो उपचार यानी जो हमारा जो वाटर बहिस्राव कह सकते हैं, यानी जिसको जो भी घरेलू गंदा पानी है जो बाहर जा रहा है उसका उपचार करने का संयंत्र हो यानी ट्रीटमेंट प्लांट हो। तो ये हमारे सुधारवादी उपाय हुए। तीसरा आता है रोकथाम उपाय। इसमें कुछ संभावित जो हानिकर संप्रभाव हैं उनको कम करने या न होने देने के लिए पहले से कुछ रोकथाम उपाय किए जा सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाना। यानी कहने का मतलब जो रोकथाम उपाय है, रोकथाम उपाय का सीधा मतलब ये है कि जो भी संभावित हानिकर संप्रभाव हैं उनको कम किया जाए या उनको न होने दिया जाए या होने से पहले ही उनकी रोकथाम किया जाए। जैसे पहला है स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम चलाना, जन जागरूकता कार्यक्रमों चलाना। जैसा कि अभी वर्तमान में कोरोना को लेकर के सरकार पहले ही जब ये कोरोना उत्पन्न हुआ या कोरोना जब इस देश के अंदर प्रवेश द्वार पर ही था, जब बहुत कम संख्या 1 या 2 ही, तभी लोगों के मोबाइल फ़ोन पर कोरोना से संबंधित मैसेज आने लगे। उसमें हमें क्या क्या सावधानियां अपनानी है, किस तरीके से अपने आप को बचाना है, चाहे जो भी व्यवस्था हो, मास्क लगाना है, हाथ धुलना है, लोगों से दूर रहना है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना है। तो ये सब जो सारे उपाय थे ये सब यही हमारे रोकथाम उपाय थे। तो इसमें स्वास्थ्य शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो चलाया जाना या जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना, ये सभी स्वास्थ्य रोकथाम उपायों का उपयोग है। अब प्रशमन उपायों को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, यानी जो भी प्रशमन उपाय हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनको चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए। और EIA रिपोर्ट में उस धन की भी व्याख्या होनी चाहिए कि कितना धन खर्च होगा हमारे प्रशमन उपाय में। जो परियोजना का जो प्रारूप होता है उसमें समस्त प्रशमन उपायों को शामिल करना चाहिए ताकि परियोजना के निर्माण और परिचालन जो प्रावस्था है उसमें ये उपाय स्वतः ही शामिल हो जाएं। ऐसा करना लागत प्रभावी उपागम है, न कि पूर्व निर्मित रिपोर्ट। तो इस प्रकार से पांचवा आता है EI रिपोर्ट का जो प्रारूप है उसका पुनरीक्षण। EI रिपोर्ट के प्रारूप का
पुनरीक्षण। अब EI का जो रिपोर्ट है उसका हम पुनरीक्षण कैसे करेंगे या क्यों करना आवश्यक है? तो जो EIA जो रिपोर्ट होता है उसको एक फलदायी प्रयास बनाने के लिए ये आवश्यक है कि इसका पुनरीक्षण किया जाए, जो न केवल परियोजना जो हमारे प्रस्तावकर्ता होते हैं उनके द्वारा हो, बल्कि एक स्वतंत्र संस्था भी इस काम को करे। और बहुत ज़रूरी है कि जनता इसका जो मूल्यांकन है वो जनता करे। पुनरीक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरी योजना को इस तरह से देखना है कि उसमें जो प्रमुख क्षेत्र हैं या जो मुद्दे हैं उनका समाधान हुआ है कि नहीं हुआ है। अब पुनरीक्षण के समय ध्यान में जो रखना चाहिए उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे EIA रिपोर्ट क्या पूरी तरह परियोजना के आरंभ में ही रखे गए संदर्भ शर्तों के अनुरूप है। EIA जो रिपोर्ट है क्या राष्ट्रीय EI निर्देशों के अनुसार बना है। EI रिपोर्ट में क्या सभी मुख्य पर्यावरण मुद्दों का समाधान किया गया है जिन्हें निर्णय लेने से पूर्व ही सुलझाना जरूरी है। क्या परियोजना के स्थान से हटकर अन्यत्र या सीमा पार भी पड़ सकने वाले प्रभावों पर ध्यान दिया गया है, यानी जो जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है उसका वहीं के आसपास को छोड़कर के क्या किसी और जगह पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्या EI रिपोर्ट में बताए गए परिणाम वैज्ञानिक और तकनीकी रूप में सही हैं और क्या सही संगठित किए गए हैं ताकि लोग एवं उसका पुनरीक्षण करने वाली संस्थाएं उन्हें आसानी से समझ सकें। यानी इस चीज़ को भी समझना होगा कि जो EI रिपोर्ट है उसका जब पुनरीक्षण किया जाए तो उसमें वैज्ञानिक और तकनीकी चीज़ों को भी शामिल किया जाए जिससे लोगों को समझने में आसानी हो। क्या EI रिपोर्ट में जो अध्ययन किया जा रहा है उस अध्ययन में क्या उन सब मुख्य प्रतिकूल पर्यावरण संप्रभावों को लिया गया है जो परियोजना के लागू किए जाने पर संभावित हैं, और क्या इन प्रत्येक संप्रभाव के लिए प्रशमन उपाय जिसे हमने अभी समझाया कि ऐसी वो चीज़ें जो पर्यावरण पर जो भी इम्पैक्ट हो रहा है, जो भी संप्रभाव हो रहा है उसको कम कम करने का प्रयास करें। तो जो भी प्रशमन उपाय हैं क्या उसमें शामिल किए गए हैं। क्या अपनाई गई विधि, जो विधि इस्तेमाल की गई है, क्या वो विधि इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें या पूर्व धारणाएँ और सम्मुख आने वाली सभी प्रकार की सीमाओं का पूरी तरह वर्णन करती हैं। क्या प्रस्तावित कार्य के लिए उचित विकल्प सुझाए गए हैं। क्या रिपोर्ट में कहे गए सूचना स्रोत प्रासंगिक हैं। क्या संस्थागत प्रबंध इतने पर्याप्त हैं कि सिफारिश किए गए प्रशमन उपाय लागू किए जा सकें। क्या EIA रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया है कि मानक प्रवर्तन कार्यक्रम के अनुप्रेक्षण के लिए कौन जिम्मेदार होगा। क्या पर्यावरण सुरक्षा उपायों के खर्चे का हिसाब लगाया गया है और क्या उन्हें लागू करने के लिए समुचित धन और तकनीकी क्षमता मौजूद है। तो इस प्रकार से ये सभी जो है ये पुनरीक्षण के समय हमें इन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है और इसका कोई भी मूल्यांकन कर सकता है, चाहे वो संस्था है, आम जनता हो या कोई भी समिति कमेटी बना करके इसका मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। छठा आता है जिसे हम लोग समप्रभाव अनुप्रेक्षण कहते हैं, यानी इम्पैक्ट मॉनिटरिंग। समप्रभाव अनुप्रेक्षण इम्पैक्ट मॉनिटरिंग कहा जाता है। पर्यावरण का जो अनुप्रेक्षण है वो EIA का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है और इन सभी बातों के लिए आवश्यक है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि संप्रभाव वैधानिक मानकों से अधिक नहीं है। EIA रिपोर्ट में वर्णन किए गए जो तरीके हैं
उनसे प्रशमन उपायों के लागू किए जाने की जांच करना चाहिए। संभावित पर्यावरण क्षति की पूर्व चेतना देना होगा या पूर्व चेतावनी देनी होगी। जो संभावित पर्यावरण क्षति हैं उसकी पूर्व चेतावनी देनी होगी। ये सभी इम्पैक्ट जो मॉनिटरिंग है यानी जो उसका प्रभाव है उसके बारे में ये चीज़ तय किया गया है। हो सकता है कि हमेशा ऐसा संभव न हो कि संप्रभाव अभिनिर्धारण या जो प्रक्रिया है उसके सभी पहलुओं का अनुप्रेक्षण हो सके, यानी सभी अनुप्रेक्षण सभी प्रभावों का मॉनिटरिंग हो सके, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे मामलों में उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण और क्रांतिक परिमापों के चयन या व्याप्ति जो परियोजना यानी जहाँ पे स्थल है तथा उसके परिवेशी पर्यावरण को प्रभावित कर सके, एक प्रस्तावित बन सकता है, जिसमें इसके साथ साथ यदि EIA अनुप्रेक्षण प्रक्रिया से कोई सार्थक सूचना निकले और प्रशमन उपायों को बेहतर तरीके से लागू किया जाए। अब कुछ इसमें ठोस सिद्धांत भी हैं, जैसे कार्यक्रम के सभी घटकों को छूते हुए सूचकों का सावधानी से निर्धारण किया जाए, केवल अर्थपूर्ण एवं प्रासंगिक सूचना ही एकत्रित की जाए, चयनित सूचकों के संदर्भ मापशील आधार लागू किए जाएं, एकत्रित की गई सूचना पर विषय परक निर्णय लिए जाएं, सूचना संसाधन तथा विषय परक निर्णयों के आधार पर वास्तविक नतीजे निकाले जाएं, निष्कर्षों के आधार पर तर्कसंगत निर्णय लिए जाए या उन्नत प्रशमन उपाय जो भी हैं की सिफारिश हो जिन्हें लागू करने वाले प्राधिकरण अपनाए जाएं।